फिजिक्स में आज हम लोगों का टॉपिक है किसी आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। मीन्स आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि इस समय हम लोग गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, और उसमें हम लोग कई एप्लीकेशन कर भी चुके हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में आपने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में जिस आर्टिकल को किया था उसमें हमारे पास एक आवेशित चालक गोलीय कोश था, आवेशित था, चालक पदार्थ का बना था और एक शेल थी, गोलीय कोश, अंदर से बिल्कुल खोखला। उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया अलग अलग बिंदुओं पर, और आपने उसके फॉर्मूला देखे और डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है ये भी आपने देखा। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में आज नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा किसी आवेशित अचालक गोले। आवेशित होगा, अचालक गोला होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, ऐसे पदार्थ का बना होगा जो चार्जेस को अपने अंदर से मूव करने के लिए अलाउ नहीं करता होगा, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र निकालना है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए मैं बनाता हूं, ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में जिक्र भी किया गया है, आपको इसका फिगर भी बना के दिखाया गया है। मैं आज फिर से एक बार इसको करके दिखा देता हूं आपको। ये मेरे पास एक स्फीयर है और मैंने मान लिया कि ये जो स्फीयर है ये अचालक पदार्थ का बना हुआ है, ऐसे मटेरियल का जो चार्ज को अपने अंदर से चलकर जाने के लिए अलाउ नहीं करता, ऐसे मटेरियल का बना हुआ है। अब अगर ऐसे कंडक्टर को या ऐसे गोले को जो कि अचालक पदार्थ का बना है, इसको जब हम चार्ज देते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा इसका चार्ज इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो ये चार्ज को अपने अंदर से चलने नहीं देता। ये चार्जेस प्रतिकर्षण तो करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन क्योंकि ये अचालक पदार्थ का बना है तो कोई भी चार्ज चलता नहीं है इस पे, इसलिए चार्ज इसका सरफेस पे नहीं आता, इसका चार्ज सब इसके पूरे वॉल्यूम में आ जाता है। हमने मान लिया कि इसकी ये जो अचालक गोला है इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और क्योंकि ये एक आयतन आवेश वितरण है इस वजह से इसका जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आयतन आवेश वितरण है, क्योंकि इसमें पूरा आयतन में इसका आवेश डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये आयतन आवेश वितरण है। अगर ये आयतन आवेश वितरण है तो इसका आयतन आवेश घनत्व भी होगा। हम मान लेते हैं कि आयतन आवेश घनत्व रो है, आप सबको याद भी होगा, ये सिंबल हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये भी माना कि हमने जो टोटल चार्ज इसको दिया है वो क्यू दिया हुआ है। तो मैं अभी फिलहाल जो भी जानकारी मैंने इसके बारे में लिखी है उसको मैं नोट कर लेता हूं। अभी जितना मैंने इसके बारे में बताया उतना मैं नोट कर लेता हूं। माना अचालक गोले पर कुल आवेश कैपिटल क्यू है, ये हमने मान लिया। माना अचालक गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, देयरफॉर ये जो अचालक गोला है उसका आयतन कितना होगा, अचालक गोले का आयतन। बेटा आप सभी जानते हैं क्योंकि एक गोला है और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम मान लेते हैं कि गोले पर आवेश का आयतन घनत्व माना गोले पर
आवेश आयतन घनत्व, या आप आयतन आवेश घनत्व आप लिख सकते हैं। गोले पर आयतन आवेश घनत्व रो है। बेटा आयतन आवेश घनत्व को आप पहचानते भी हैं, एकांक आयतन पर आवेश। मैं यहां पर इसके बारे में लिख देता हूं। आयतन आवेश घनत्व का मतलब है एकांक आयतन पर आवेश। ये मैंने सिग्मा मान लिया। अब सभी बच्चे एकांक आयतन पर आवेश यानी कि आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला भी जानते हैं। रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, देन रो इज इक्वल टू क्यू। क्यू तो हमने क्यू लिख लिया। टोटल आयतन इसका आप देख रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब है, पाई आर क्यूब। अगर आप यहां से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको मिलेगी, ये पूरे नंबर्स इधर आ जाएंगे, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप यहां से 3 को पलट के ऊपर कर देते हैं तो रो की वैल्यू आपको मिलेगी, रो मिलेगा 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो रो की वैल्यू हमको इतनी मिल गई, आयतन आवेश घनत्व और टोटल चार्ज ऑन द नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर पे इतना चार्ज हमको मिल गया, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ओके, ये हमने कर लिया। तो ये इसके, ये जो हमारे पास एक अनावेशित या अनावेशित नहीं, आवेशित अचालक गोला है, उस पर उसकी थोड़ी सी जानकारी है, हमने यहां पर नोट कर लिया है। अब क्योंकि मुझे इस आवेशित अचालक गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो एक बार फिर से जैसा हमने शेल में किया था कि हमने 3 जगहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। एक पहले पॉइंट था जो कि गोले के बाहर था, शेल के बाहर। एक पॉइंट था शेल के सरफेस पर और एक पॉइंट था शेल के अंदर। आज भी हम वही 3 बिंदु लेंगे। एक हम बिंदु लेंगे जो कि अचालक आवेशित गोले के बाहर होगा, एक बिंदु लेंगे जो कि अचालक आवेशित गोले के पृष्ठ पर होगा, उसकी बिल्कुल सरफेस पर होगा ऐसे, और एक पॉइंट लेंगे जो कि अचालक आवेशित गोले के अंदर होगा। और फिर से तीनों बिंदुओं पर बारी बारी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं देखने। सबसे पहले मैंने अचालक आवेशित गोले के बाहर एक बिंदु ले लिया, यहां पर मैंने बिंदु मान लिया, दिस इज आउटसाइड द स्फीयर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम स्मॉल आर मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं केस 1 ले लेता हूं। केस फर्स्ट, अचालक आवेशित अचालक गोले के बाहर, आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर। देखिए पहली हेडिंग हमारी केस फर्स्ट है, आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। हमारा मेथड क्या है? अगर इस बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सेम मेथड, बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचिए। गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, आप देखेंगे उस गॉसियन पृष्ठ गोलाकार खींचेगा और उस गॉसियन पृष्ठ के भीतर ही टोटल ये चार्ज यहां पर उपस्थित है। तो बेटा ये केस बिल्कुल वही होगा जो शेल में आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए था, इसलिए मैं इसको डिराइव नहीं करूंगा। आई होप कि आप इसको कर सकते हैं। तो यहां पर सेम वही स्थिति है जो स्थिति शेल में थी, तो जो फॉर्मूला शेल के लिए आया था वही फॉर्मूला यहां पर भी आएगा। तो यहां जो भी स्थिति है सेम एज दैट ऑफ शेल, इसलिए मैं इसके फॉर्मूले को डिराइव नहीं करूंगा, पूरा मेथड वही लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी?
डिराइव नहीं कर रहे हैं लेकिन फॉर्मूला बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वेयर, ये फॉर्मूला आएगा। अगर आप इस कैपिटल Q की जगह ये वैल्यू लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4/3πr³ इंटू रो, आप ये वैल्यू यहां पर नोट कर सकते हैं। तो मैं नोट कर देता हूं। यहां पर सबसे पहले एक चीज आप देख लें, ये हमको इंडिकेट करता है कि अगर आवेशित अचालक गोला है तो इसके बाहर आउटसाइड द स्फीयर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी करता है, डिस्टेंस के साथ कैसे डिपेंड करता है। तो ये दूरी के वर्ग की विलोमानुपाती होता है। ओके, मींस अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते चला जाएगा और अगर डिस्टेंस कम रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर आप Q की ये वैल्यू लिख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q की ये वैल्यू वहां पर लिख के देख लेते हैं। यदि Q इज इक्वल टू 4/3πr³ इंटू रो, ये वैल्यू यहां पर लिख दीजिए, देन E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q की जगह लिख देंगे 4/3πr³ इंटू रो अपॉन आर स्क्वेयर। आप ध्यान से देखें बेटा, 4π से 4π कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा रो अपॉन 3ε0, रो अपॉन 3ε0, रो अपॉन 3ε0 हो गया और यहां पर बचा r³ अपॉन स्मॉल आर स्क्वेयर। तो बेटा आउटसाइड द चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, and what is the formula of that electric field? The electric field will be 1/4πε0 Q upon small r square, where small r is the distance of the point P from the center of sphere। बाहर साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के विलोमानुपाती होगा। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, बाहर की मैं बात कर रहा हूं, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होते जाएगा और अगर सरफेस की ओर आते जाएंगे तो दूरी कम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होते जाएगा। अगर इस Q की जगह मैं ये वैल्यू अप्लाई कर देता हूं, सो देयर विल बी अगेन वन मोर फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, एंड दैट इज सिग्मा नो रो अपॉन 3ε0 r³, कैपिटल r³ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर कि कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, त्रिज्या है गोले की, और स्मॉल r गोले के केंद्र से बिंदु P तक का डिस्टेंस है। तो ये सेम वही केस है, आप बिंदु P से होकर जाने वाला गॉसियन सरफेस बनाइए, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करिए जैसे आपने शेल के केस में सॉल्व किया था। सेम वैल्यू आपको मिलेगी, ये सूत्र आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके बाद हम केस 2 ले लेते हैं। केस 2 पर हम बिंदु P को अचालक गोले के सरफेस पर ही ले लेते हैं सीधे। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, आप सभी लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। केस 2, केस 2 के लिए देखिए, इस बार ये पॉइंट मैं सीधे सरफेस पर ले लेता हूं। तो आप एक काम करिएगा, फिगर ये वाला साफ करके दूसरा फिगर केस 2 के लिए दूसरा फिगर बनाइएगा। यहां पर पॉइंट P होगा उस पे। अब यहां पर पॉइंट P है तो सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस R हमने मान लिया। और इस बार बेटा आप देख रहे हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि ये भी उसी गोले की त्रिज्या है और ये भी उसी गोले की त्रिज्या है, तो जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R के बराबर होगा। लेकिन इस बार बिंदु P आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर है। आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर। तो आवेशित अचालक गोले के सरफेस पर निकालना चाहते हैं। बेटा इसमें भी सेम वही चीज आएगी।
आप इससे टच करता हुआ एक गॉसियन सरफेस ऐसा बनाएंगे जैसा कल शेल में बनाया था हम लोगों ने। सेम वही सिचुएशन ये वाली भी है, कोई डिफरेंस नहीं है सेल वाले इस केस में और अचालक आवेशित गोले के इस केस में। टच करता हुआ एक गॉसियन सरफेस यहां पर भी हम ड्रॉ कर देंगे। और आप देख रहे हैं बेटा, अगर ये सरफेस बाहर वाले इसे ड्रॉ कर दी है तो पूरा का पूरा इसका जो क्यू चार्ज है वो सरफेस के अंदर है। तो सेम वही सिचुएशन है जो सिचुएशन सेल के लिए थी। मैं फिर यहां लिखे देता हूं, सेम एज दैट ऑफ शेल। इसको भी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसी के हेल्प से। हाँ, फॉर्मूला मैं जरूर बता दूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको। इसका फॉर्मूला वही मिलेगा जो शेल में मिला हुआ था। क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, क्योंकि इस बार स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है। पृष्ठ पर अगर रहेंगे तो जो स्मॉल आर होगा दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। लेकिन जब पृष्ठ के बाहर थे उस समय आर यहां तक था तो आर बड़ा था, कैपिटल आर छोटा था। तो जब बाहर बिंदु था उसके लिए आर वॉज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये फॉर्मूला ही रहेगा। अगर इस फॉर्मूले पर भी मैं क्यू की ये वैल्यू अप्लाई कर देता हूं तो मुझे एक और फॉर्मूला मिल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बट क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये क्यू की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुटअप कर देता हूं तो ई की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह पे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वेयर। आप देख सकते हैं आर स्क्वायर से इसके 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, इधर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो एक ये फॉर्मूला भी बेटा मिल जाएगा आपको। अगर सरफेस पर है कोई पॉइंट तो सेम सिचुएशन है जो कि सेल में सरफेस पर होने पर थी, तो इसे भी आप नोट कर लें। ये 2 फॉर्मूले मिलेंगे, एक ये फॉर्मूला भी मिलेगा आपको, एक ये वाला फॉर्मूला मिलेगा आपको। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सोचेंगे सरफेस पर किस तरह से वेरी करेगा। अगर गोले एक अचालक गोला है उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, क्यू गिवन चार्ज है जो कि एक बार जितना दे देंगे उतना ही तो रहेगा। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एक बार गोले को जैसा आप बना देंगे उसका रेडियस तो नहीं बदलेगा ना बार बार, तो इस पर सारी चीजें कैसी हैं? कांस्टेंट। इसलिए अचालक आवेशित गोले के पृष्ठ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? कांस्टेंट। आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए इतना मिलेगा, आप यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए इतना ही मिलेगा आपको, आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए इतना ही मिलेगा, आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए वो भी इतना ही मिलेगा। सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। कितना होगा? इतना होगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं, बट एट द होल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। ओके, सो दिस वाज द केस 2 जो कि हमने आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं आवेशित चालक गोले के अंदर। किसी बिंदु पर निकालेंगे तो आप इसे जरूर नोट कर लें। मैं इसी को यहां से इरेज करूंगा और हमारा जो थर्ड केस होगा, केस 3, केस थर्ड, आवेशित अचालक गोले, आवेशित अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर
आवेशित अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर। अब हम ये बिंदु अंदर ले लेते हैं कहीं पर। अगर अंदर आ जाएंगे किसी बिंदु पर तो उस समय r विल बी लेस देन कैपिटल R। जो स्मॉल r होगा मीन सेंटर से बिंदु P तक का जो डिस्टेंस होगा वो गोले के रेडियस से अब कम हो जाएगा। कैसे? फिर से मैं आप तीनों के लिए, तीनों केसेस के लिए अलग अलग फिगर बनाइएगा। मैं एक ही फिगर में चेंज करके बना देता हूं, लेकिन आप तीनों के लिए अलग अलग बनाइएगा। अब मैं इसको यहां ले लेता हूं, इस जगह पर पॉइंट P को ले लेता हूं और सेंटर से बिंदु P का डिस्टेंस स्मॉल r ये हमने मान लिया। अब इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बेटा ये वाला जो केस होगा वो ऊपर के दोनों केसेस से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा? थोड़ा ध्यान से देखिए। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये रो है आयतन आवेश घनत्व, गोले के एकांक आयतन का आवेश। इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे इससे गुजरने वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। गोलीय गॉसियन पृष्ठ, ये देखिए मैंने इसमें एक गॉसियन सरफेस बना ली है। ये गॉसियन सरफेस स्मॉल r रेडियस की। ये केस डिफरेंट होगा तो मैं इसको लिखता हूं और इस पे करके आपको दिखाऊंगा। देखिए लिख देते हैं। सर्वप्रथम बिंदु P से गुजरने वाला एक स्मॉल r त्रिज्या का, क्योंकि सेंटर से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है, स्मॉल r त्रिज्या का संकेंद्रीय गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या किया मैंने? बिंदु P से, सर्वप्रथम बिंदु P से गुजरने वाला एक स्मॉल r रेडियस का संकेंद्रीय, किसके संकेंद्रीय? ये जो हमारा चार्ज स्फीयर था उसके संकेंद्रीय गोलीय गॉसियन पृष्ठ हम खींच लेते हैं। अब इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर हम E और थीटा की सिमेट्री चेक करना चाहते हैं, तो E और थीटा की हम सिमेट्री चेक कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बना चुके हैं तो आप बना रहने दीजिए। ये अचालक गोला हमने बनाया जिसको हमने पॉजिटिव Q चार्ज दिया हुआ था और वो चार्ज इसके पूरे के पूरे आयतन में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, इसकी रेडियस हमने कैपिटल R मानी थी। इस बार जो पॉइंट है वो हमने यहां पर मान लिया है, पॉइंट P स्मॉल r डिस्टेंस पर, और इससे गुजरने वाला एक गॉसियन सरफेस भी हम अब खींच लिए हैं। ये गॉसियन सरफेस हमने खींच लिया स्मॉल r रेडियस का, उसी के बारे में हमने इसमें लिख दिया। इस गोले पर आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो था, टोटल चार्ज हमने Q दिया था, वगैरह वगैरह चीजें। अब इस गॉसियन सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर E और थीटा की सिमेट्री चेक करिए। क्या हर बिंदु पर E सेम है? क्या हर बिंदु पर थीटा जो भी है सेम है? तो आप ध्यान से देखें, ये गॉसियन सरफेस है, ये तो है हमारा चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, आवेशित अचालक गोला। गॉसियन सरफेस कहां है? तो आंसर है ये है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस के हर बिंदु पर चेक करिए। उससे भी पहले मैं ये चेक करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होंगी। तो बेटा क्योंकि पूरा गोला पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड होंगी।
रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्य रूप से बाहर की तरफ, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी चारों तरफ। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब ध्यान से देखें, जो गॉसियन सरफेस है, सेंटर से हर बार इसका डिस्टेंस सेम है। हर बिंदु का, गॉसियन पृष्ठ का हर बिंदु सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ओके, हर बिंदु पर थीटा चेक करिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। गॉसियन सरफेस पर मैंने छोटा सा एरिया लिया। अब इस जगह पर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं। एरिया वेक्टर सरफेस के लंबवत होगा, ऐसा एरिया वेक्टर आया। आप दोनों को देखिए, और कितना होगा थीटा, 0 डिग्री। और किसी पॉइंट पर चेक करिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा एरिया आप लीजिए, इस पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करें। एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जैसे ही गोले पर सरफेस ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो ऐसा आ जाएगा। और यहां पर भी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। आप किसी भी पॉइंट पर चेक करिए, यू विल गेट दैट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर विल बी इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस एंड इट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमने देखा कि गॉसियन पृष्ठ के हर बिंदु पर E और थीटा सिमेट्रिक है। तो उसको भी लिख देते हैं, यहां पर खींचते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E एक समान है तथा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो इसके हर बिंदु पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। आप याद करें, क्योंकि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, इसलिए गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में आपको 4 मेन पॉइंट्स बताए गए थे और बताया गया था कि उन्हीं पॉइंट्स का यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिएगा। जिसमें से पहला पॉइंट हम क्रॉस कर चुके हैं, हमने गॉसियन सरफेस भी खींच ली है, उस पर E और थीटा की सिमेट्री भी चेक कर ली है, एंगल का भी पता लगा लिया है। फर्स्ट पॉइंट हम क्रॉस कर चुके हैं। सेकंड स्टेप बेटा याद करिए क्या होती थी। सेकंड स्टेप होती थी कि आप गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करें। कैलकुलेट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। तो अब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जिसे आप क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA से लिखते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करिए आप इसे। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA का फॉर्मूला होगा E इंटू dA इंटू कॉस थीटा। थीटा इज 0 एवरीवेयर, सो थीटा इज 0 डिग्री। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। मैं इसमें से साफ कर देता हूं। कैलकुलेट करिए बेटा। आप देखें, क्योंकि गॉसियन सरफेस के हर बिंदु पर E एक जैसा है, समान है बिल्कुल, इसलिए E कांस्टेंट हो गया, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं। cos 0 1 हो गया, तो अब अंदर क्या बचेगा, केवल dA बचेगा। वी आर कैलकुलेटिंग क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA विच इज इक्वल टू E क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA। ओके, आपको याद हो, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि जो dA है, केवल dA, ये भले ही गॉसियन सरफेस पर मौजूद एक छोटा सा एरिया है, लेकिन जब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA होता है तो फिर ये क्या है, फिर ये गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया मुझे लेना पड़ता है। पूरा एरिया मुझे लेना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस किस प्रकार की है,
तो आप देखें गॉसियन सरफेस गोले के आकार की है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो इसका पूरा एरिया कितना होगा, गोले का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए। ये क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए हमने कैलकुलेट कर लिया, और अब हमने स्टेप 2 भी कैलकुलेट कर ली है। प्लीज रिमेंबर व्हाट वाज द स्टेप 3। इन स्टेप 3 we used to calculate the net charge inside the Gaussian surface। ओके, अब हमको तीसरी स्टेप में गॉसियन सरफेस से गिरा नेट आवेश कैलकुलेट करना है। तो गॉसियन पृष्ठ से घिरा नेट आवेश, नेट आवेश को आप याद होगा कि स्मॉल क्यू से लिखते थे, और कैसे निकालेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे जरा इसको। मुझे इस गॉसियन सरफेस से घिरा नेट आवेश चाहिए, इसके बाहर जो आवेश होगा आई डोंट वांट दैट चार्ज। आप ध्यान से देखें, क्या ये चार्ज उसके अंदर है, आंसर इज नो, दिस इज आउटसाइड द सरफेस। ये वाला ये सारे चार्जेस गॉसियन सरफेस के बाहर हैं, ये सारे चार्जेस गॉसियन सरफेस के अंदर हैं। मुझे यही चार्ज कैलकुलेट करने हैं, बस बाहर वाला चार्ज कैलकुलेट नहीं करना है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट ओनली द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब ये चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ये चार्ज कैलकुलेट करने का मेरे पास एक तरीका है। मैंने क्या माना है कि पूरे गोले के एकांक आयतन में आवेश कितना है, रो। अगर एकांक आयतन में आवेश रो है, तो अगर मैं सिर्फ इतने आयतन में आवेश कैलकुलेट कर लूंगा तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज आ जाएगा। फिर से देखिए, मुझे केवल इस गोले के अंदर का चार्ज चाहिए। आपको पता है कि एकांक आयतन का आवेश रो है, तो इतने आयतन का आवेश कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर ले। इसका आयतन ही कितना होगा, तो ये गोला है, त्रिज्या r है, इसका आयतन होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो एकांक आयतन में आवेश है रो, तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब में आवेश कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। दिस इज द नेट चार्ज बाउंडेड बाय द गॉसियन सरफेस। इसके बाद अब हमने थर्ड स्टेप भी क्रॉस कर लिया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि एकांक आयतन का आवेश रो है, तो इस गोले के अंदर का आवेश, इस गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। एकांक आयतन का आवेश रो, तो 4/3 पाई r क्यूब आयतन का आवेश 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रो, इतना आवेश आ जाएगा। अब फोर्थ स्टेप पे आ जाइए, गॉस प्रमेय अप्लाई करिए। गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय में होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसकी वैल्यू आई है E मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई स्मॉल r स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/ε0 स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू इज 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। अब यहां से जो भी चीज कैंसिल हो सकती है आप कैंसिल कर सकते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वेयर से r क्यूब कैंसिल हो गया, तो r बच गया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको क्या मिली, आप देखिए यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा दैट विल बी 4 पाई स्क्वायर। इधर से सारी स्टेप्स कैंसिल हो चुकी ई को छोड़ करके। अब यहां पर क्या बचा, रो अपॉन 3/ε0 इंटू r, रो अपॉन 3/ε0 इंटू r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बचेगा गोले के अंदर अगर कोई बिंदु है तो अगर कोई आवेशित अचालक गोला है उसके अंदर किसी भी बिंदु पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो दिस विल बी द फॉर्मूला।
और अगर इस फॉर्मूले पे आप रो की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो रो की वैल्यू लिखने से भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रो के टर्म्स में फॉर्मूला है, आप रो की वैल्यू लिख भी देंगे तो भी फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन एक चीज यहां देखने वाली है, दैट इनसाइड द चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ई डिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड करता है। क्या यह डिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती है या डिस्टेंस के विलोमानुपाती है। सो वी saw the formula and we will get that E is directly proportional to R. E is directly proportional to R means inside the non-conducting charged sphere जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दूरी के अनुक्रमानुपात में बढ़ेगा और दूरी के अनुक्रमानुपात में घटेगा। मैं अंदर की बात कर रहा हूं, आप देखें इस तरह से चेंज होगा। अंदर जैसे जैसे R बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और अगर R घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, कहां, अंदर की मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो ये फॉर्मूला आएगा अगर मैं अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर बात करता हूं। सो दिस इज द मेथड हाउ कैन यू सॉल्व एंड यू विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला मिलेगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ओके, अब क्योंकि मैंने अचालक गोले के तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देख लिया है, इसलिए मैं एक बार फिर से इसका पूरा पिक्चर अपने माइंड में बनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मुझे सारी चीजें याद रहें। तो मैं इन सब चीजों को एक जगह पर लिखता हूं और उनसे फिर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे जैसा हमने शेल के केस में किया हुआ था। तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। प्लीज आप इसे सभी लोग जरूर नोट कर लिया करें ताकि कभी जरूरत पड़ने पर आप इसे प्रैक्टिस कर सकें। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब मैं तीनों केसेस के लिए जो भी फॉर्मूला मुझे मिला या जो भी मुझे डिपेंडेंसी मिली है डिस्टेंस के साथ में, मैं उसको यहां पर नोट करता हूं और उससे रिलेटेड एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा। उस ग्राफ को आप देखिए। मैं बात करता हूं आउटसाइड द चार्ज्ड non-conducting sphere. Outside E will be inversely proportional to R square on the surface of charged non-conducting स्फीयर। सरफेस पर बात करिए। आपने सरफेस पर देखा था E इज कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। सरफेस के हर बिंदु पर कांस्टेंट वैल्यू होगी, सेम वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू होगी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपने बनाया हुआ था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगेन इनसाइड द चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो अभी हमने लिया था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था और चार्ज था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। सो E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्या फॉर्मूला था जो हमने ये लिख दिया है, इसका फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। ओके, यहां पर क्या फॉर्मूला आया था, यहां पर फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो ये मैंने सब को एक साथ लिखा है। नाउ आई वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू अ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, जैसा मैंने शेल के केस में लास्ट लेक्चर में किया हुआ था। तो उसी की तरह मैं ग्राफ को फिर से यहां पर ड्रॉ करूंगा। ये मैं मान लेता हूं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस आर को। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ रही है। अगर ग्राफ में आप ऊपर से नीचे आएंगे इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब हाँ, मैं ये मान लेता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब आप इस सबको जानते हैं। आवेशित अचालक गोले का केंद्र यहां पर है C। यहां से जब हम केंद्र से जब दूर की ओर चलना शुरू करते हैं तो चलते चलते सबसे पहले मुझे यहां पर उसकी सरफेस मिलती है, दिस इज द सरफेस। और सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो आप सब जानते हैं कैपिटल R होता है। और जितनी देर सेंटर से सरफेस के बीच में आप हैं, इसका मतलब आप कहां पर हैं? तो आंसर है हम तो अंदर हैं अभी, गोले के इनसाइड द स्फीयर। और जैसे ही आप सरफेस से बाहर जाते हैं देन यू आर आउटसाइड। ओके, अब आप देख सकते हैं इसको कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता था। अगर मैं यहां पर फिर से एक छोटा सा स्फीयर आपको बना के दिखाऊं तो ध्यान से आप देखें, यही वो चार्ज्ड स्फीयर है, ये उसका रेडियस कैपिटल R है, ये पॉइंट बाहर है स्मॉल r, और अंदर कोई पॉइंट मान लेंगे, ये सरफेस पर और अंदर पॉइंट मान लिया हमने। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब आप सेंटर पर हैं, सेंटर पर हैं मतलब कहां पर हैं? मैं एक छोटी सी चीज और आपको यहां दिखाना चाहता हूं, इनसाइड द चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर की तरफ आप देखें एट द सेंटर। क्या आप मुझे बता सकते हैं सेंटर पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल r क्या था जब आप अंदर थे? मैं ये चित्र बना लेता हूं। जब आप अंदर किसी बिंदु पर हैं तो यही डिस्टेंस तो बेटा r होती थी। अब अगर आप केंद्र पर आ जाएंगे तो इस स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी आप हर बार ये डिस्टेंस सेंटर से मेजर करते हैं ना। अगर आप यहां पर हैं तो डिस्टेंस r इतना है, आप यहां पर आ जाएंगे r और कम हो गया, आप और यहां पर आइए r और कम हो गया। लेकिन आप चलते चलते अगर सेंटर पर आ जाएंगे तो r कितना हो जाएगा? तो आंसर है r तो 0 हो जाएगा। देन r विल बी 0 एंड इफ r विल बी 0 देन E विल बी 0। तो अंदर की बात करें इनसाइड द स्फीयर तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 रहेगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आप अचालक गोले के अंदर जा रहे हैं तो जैसे जैसे दूरी घट रही है, ध्यान से देखें, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के साथ घटता है और दूरी के साथ बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप गौर करें, मैं इस समय अंदर हूं, जैसे जैसे मैं अंदर की ओर केंद्र की ओर जा रहा हूं स्मॉल r घटते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। जब हम सेंटर पर पहुंचेंगे तो एट द सेंटर क्योंकि r 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? 0। तो केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और जैसे जैसे आप सरफेस की ओर जाएंगे, फिर से आप इसको देख सकते हैं, सेंटर पर स्मॉल r 0 है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। जैसे जैसे आप केंद्र से बाहर जाने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे, तो आप दूर जा रहे हैं, गोले से बाहर तो नहीं है ना। तो आप जैसे जैसे केंद्र से दूर जा रहे हैं, अभी भी आप अंदर हैं, अभी भी आप अंदर हैं, तो यह सूत्र लगेगा
ये फॉर्मूला आप देखेंगे, ये डिपेंडेंसी आप देखेंगे। तो सेंटर पर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सेंटर से दूर जाएंगे, लेकिन अगर आप अंदर ही हैं तो दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जैसे जैसे दूर जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आंसर है इतना हो जाएगा, सरफेस पर, ऑन द सरफेस। इसके आगे जब आप चलेंगे तो जैसे ही आप आगे चलना स्टार्ट करेंगे, अब आप गोले के बाहर आ गए, और बाहर आने पर ना तो ये वाला फॉर्मूला चेक करेंगे ना ये चेक करेंगे, अब आपको ये डिपेंडेंसी देखनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप बाहर चले जाएंगे, अब दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। तो याद रखें, जब तक आप अंदर रहेंगे ये वाले फॉर्मूले से चेक करेंगे, सरफेस पर रहेंगे कांस्टेंट होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और आप बाहर चले जाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन चेक करेंगे आप। तो मैं फिर से एक बार आपसे देख लेता हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सेंटर पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो। क्यों? क्योंकि अंदर है, आर जीरो है तो ई जीरो रहेगा। आर जीरो रखिए इस फॉर्मूले पे, ई जीरो हो जाएगा। अब हम यहां ऐसे चले, स्मॉल आर का क्या हुआ? स्मॉल आर बढ़ा, स्मॉल आर बढ़ा, लेकिन आप अंदर हैं कि बाहर हैं? अंदर हैं हम लोग, और अंदर है तो ये वाला देखिए, आर बढ़ा तो ई भी क्या हुआ? बढ़ेगा। और यहां आ जाइए, अब आर का क्या हुआ? बढ़ा कि घटा? आंसर है बढ़ा। अंदर है कि बाहर हैं आप? अंदर हैं। कौन सा चेक करेंगे? ये वाला चेक करेंगे। तो अगर आर इंक्रीज हुआ तो ई भी बढ़ा। तो लगातार सेंटर पर कैसा था? जीरो। जैसे जैसे आप जा रहे थे सरफेस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा था। सरफेस पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जब आप आगे चलने लगे तो आप गोले के कहां हो गए? जैसे ही आप यहां पहुंचे, इस समय आप गोले से कहां पर हैं? अंदर हैं, सरफेस पर हैं कि बाहर हैं? तो आंसर इस समय तो हम बाहर हैं। और अगर बाहर हैं तो आप ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये चेक करेंगे? आंसर ये चेक करेंगे बाहर वाले में, आउटसाइड द स्फीयर। और ये चेक करेंगे तो अब जैसे आप दूरी बढ़ते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो दूरी बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटते चला जाएगा। तो बेटा हमने क्या देखा कि सरफेस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ आई एम एबल टू ड्रॉ द ग्राफ कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाने पर बढ़ेगा? ऊपर चलने पर। अब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो ये ग्राफ पक्का ऊपर गया होगा। हमने मान लिया कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इतनी है। कितनी? इतनी। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम, जो कि सरफेस पर है। अच्छा, यहां से अब आप थोड़ा देखें, जब आप यहां पर हैं तो आप अंदर हैं, इनसाइड। इनसाइड किस तरीके से बढ़ेगा? तो आंसर है इनसाइड जो ई है वो आर की एक पावर पर डिपेंड करता है, 1 पावर पे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर की 1 पावर पे डिपेंड करेगा तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, एक सीधी रेखा इसका ग्राफ आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया। तो अंदर अगर आप रहेंगे, गोले के अंदर हैं, तो उस समय जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। दूरी इतनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। दूरी बढ़ के इतनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ के इतना हो गया। दूरी बढ़ के इतनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ के इतना हो गया। दूरी जब सरफेस यानी कि रेडियस आर के बराबर आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। तो अंदर साइड, गोले के अंदर की तरफ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये आर की 1 पावर पे डिपेंड करता है, इसलिए यहां का ग्राफ, अंदर का ग्राफ जो होगा वो लीनियर होगा, एक लाइन होगी, क्योंकि ये ई यहां पर आर के प्रोपोर्शनेट है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। अब उसके आगे का देखिए, उससे आगे यानी कि बाहर आप आ गए, तो जब आप बाहर आ जाएंगे तो दूरी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अब घटना स्टार्ट हो जाएगा। दूरी के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटना स्टार्ट हो जाएगा बाहर, तो आर ई जो होगा वो आर की कौन सी पावर पे डिपेंड करता है? तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टू दी पावर -2। अंदर जो था
आर की पावर 1 पे डिपेंड करता था, ग्राफ लाइन थी, लेकिन बाहर साइड आ गए, आर टू द पावर -2 के अनुक्रमानुपाती है। इस बार ग्राफ लीनियर नहीं होगा, इस बार ग्राफ बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा शेल वाले केस में मुझे मिला था। तो इस बार का ग्राफ आपका ऐसा आएगा। और आप याद रखें, मैं इसको और भी अच्छे से बना देता हूं, आप बेटा याद रखें, इसको कभी भी इसके पैरेलल मत बनाइए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पर जाकर बाहर, आप देखें बाहर की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला है, अगर आर को अनंत लिख देंगे तो ई 0 हो जाएगा। इट मींस इंफिनिटी डिस्टेंस पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मतलब कि ये ग्राफ कहीं ना कहीं डिस्टेंस वाली एक्सिस को जरूर इंटरसेक्ट करेगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये आउटसाइड है और यहां पर ई जो था वो आर स्क्वेयर के व्युत्क्रमानुपात में चल रहा था, व्युत्क्रमानुपात में वेरी कर रहा था इस तरह से। तो एक बार मैं फिर से ये पिक्चर आपके सामने लेना चाहता हूं और देखिए आप कि आप कितना समझे और कितना नहीं समझे। ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखें, यहां पर मैं हूं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताइए मुझे कि जैसे जैसे मैं ऐसे गोले की ओर जा रहा हूं, स्मॉल आर का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? स्मॉल आर घट रहा है। क्यों? सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो जैसे जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूं स्मॉल आर घट रहा है और मैं बाहर हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? आर घट रहा है और मैं बाहर हूं, आर घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सरफेस पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। मैं जैसे ही अंदर चलने लगा, अंदर, तो आर अभी भी घट ही रहा है, लेकिन अब क्योंकि मैं अंदर हूं इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब अंदर हूं और आर घट रहा है, तो अब ई भी क्या हो रहा है? घट रहा है। यहां से ऐसे जा रहे थे, घट रहा है, ई घट रहा है, यहां पर ई मैक्सिमम। और अंदर चलिए तो यहां पर ई का क्या होगा? अब दूरी घट रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और भी क्या हो रहा है? घट रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गई है, आर इधर घट रहा है तो ई जो है वो बढ़ रहा है। ई बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां पर जाकर ई कैसा हो गया? मैक्सिमम। अब अंदर जाने लगे तो आर कम होने लगा, आर कम होने लगा तो ई भी घट रहा है। जब आप सेंटर पर पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? 0। अब आप और आगे चले जाइए बिना रुके जरा थोड़ा सा, तो जब आप और आगे चले जाएंगे तो सेंटर से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे स्मॉल आर बढ़ने लगा और आप अंदर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, मैक्सिमम हो गया। आगे चले फिर घटना शुरू हो गया क्योंकि फिर आप बाहर चले गए। तो थोड़ा सा आप इसको देखिए, इसमें एक तरफ से चलना मैंने स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सरफेस पर आए मैक्सिमम। अंदर में जाने लगा, जब इसके अंदर में जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो गया। यहां क्या था? बढ़ रहा था, यहां 0 हो गया, मैक्सिमम हुआ, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, अंदर जाने लगा तो बढ़ते घटने लगा, सेंटर पर जाके 0 और पार कर जाइए सेंटर को, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, सरफेस पर आकर मैक्सिमम और उसको भी पार कर जाइए तो फिर क्या होने लगेगा? फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है स्फीयर में। अंदर ध्यान रखें, अगर ये एक अचालक गोला है और इसके अंदर की मैं बात करता हूं, एक बिंदु मैं यहां ले लेता हूं, इस बिंदु ए पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, डिस्टेंस है R1। एक बिंदु मैं यहां पर, ये भी अंदर ही है, ये बिंदु मैं ले लेता हूं B, इलेक्ट्रिक फील्ड A2, डिस्टेंस है R2। क्या कोई मुझे बता सकता है किस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और किस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा? सोचिए और बताइए मुझे। आप सबसे पहले याद रखें, आप हैं कहां पर? आप अंदर हैं। अंदर हैं तो ये वाले फॉर्मूले से चेक करिए आप, जिसका डिस्टेंस ज्यादा वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जिसका डिस्टेंस कम वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कम। कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? R2 ज्यादा है, बिकॉज R2 इज ग्रेटर देन R1, देयरफॉर E2 इज ग्रेटर देन E1।
यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा। तो अंदर, बाहर और सरफेस पर ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई हैं, आप उसको याद रखिए। बाहर रहेंगे, जैसे जैसे आप गोले की ओर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, यहां जाएंगे मैक्सिमम हो जाएगा, अंदर जाने लगेंगे घट घट के सेंटर पर जाते जाते इतना घट जाएगा कि जीरो हो जाएगा, और फिर जैसे ही सेंटर से दूर जाने लगेंगे फिर बढ़ने लगेगा, यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा और पार करके बाहर चले गए, फिर से यह घटना शुरू हो जाएगा और दूरी के साथ, दूरी के वर्ग के साथ घटना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये गॉस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन था। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस लगभग हम लोग अब कंप्लीट कर चुके हैं। आप याद रखिए कि गॉस थ्योरम के क्या सारे एप्लीकेशंस हमने कर लिए? आंसर इज नो। गॉस थ्योरम के आपने सारे एप्लीकेशंस नहीं किए हैं। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, तो गॉस थ्योरम के सारे एप्लीकेशंस नहीं किए हैं। यू हैव डन ओनली सम एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आपने गॉस थ्योरम के केवल कुछ एग्जांपल्स किए हैं और केवल आपने ये सीखा है कि गॉस थ्योरम के हेल्प से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी फाइंड करना है तो मेथड क्या है। तो आपने सिर्फ मेथड सीखा है। गॉस थ्योरम के सारे एप्लीकेशंस जितने हैं इस दुनिया में सब कर लिए हैं, ऐसा नहीं है। यू हैव ओनली स्टडीड अबाउट द मेथड, और यही जरूरी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आप किसी भी बड़े एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो ये मेथड आपको ध्यान रहना चाहिए, मेथड आपको आना चाहिए। इस लेसन में एक चीज और मैं बताऊंगा अभी आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या होता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना। इसको हम पढ़ेंगे एट द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस सब चीजों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से देखें, समझें, ताकि आप कभी भूलें नहीं। और नेक्स्ट लेक्चर पे वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ओके, थैंक यू।